नमस्कार बच्चों, मैं ऋचा सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल बघौली, आप सभी का गृह विज्ञान की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जिस विषय को मैं आपके साथ चर्चा के लिए लेकर आई हूँ वो है गृह गणित। यह आपकी गृह विज्ञान पुस्तक का अध्याय 5 है। इसको मैंने अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट लिया है। आज हम इसके प्रथम भाग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज के जो हमारे प्रमुख चर्चा के बिंदु रहेंगे उनको देख लेते हैं। आज के जो हमारे प्रमुख चर्चा के बिंदु रहेंगे वह है गृह गणित का अर्थ, गृह गणित की आवश्यकता, मापतौल की विभिन्न इकाइयां, दशमलव का स्पष्टीकरण और अंकों का स्थानीय मान। बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में भी आपने यानी कक्षा 8 तक गणित की विभिन्न अवधारणाओं के विषय में पढ़ा है, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में सीखा है और दशमलव या डेसिमल किसे कहते हैं, अंकों का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यूज किसे कहते हैं, और इसके साथ ही और भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे परसेंटेज निकालना, हानि लाभ निकालना या फिर ब्याज निकालना आदि सीखा है। आज हम एक बार फिर से गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत इन्हीं गणितीय अवधारणाओं को फिर से पढ़ेंगे, इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम इस पाठ को या पाठ के इस भाग को पढ़ाए जाने के उद्देश्यों को भी जान लेते हैं। आज के इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप गृह गणित के अर्थ को समझ पाएंगे। गृह विज्ञान विषय में गणित की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मापतौल की विभिन्न इकाइयां क्या होती हैं, मापतौल की विभिन्न इकाइयों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। दशमलव की अवधारणा से आप भली भांति परिचित हो पाएंगे और अंकों का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यूज किसे कहते हैं इसकी जानकारी भी आपको हो जाएगी। तो बच्चों, आइए हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गणित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, या यूं कह सकते हैं कि सभी विषयों का राजा होता है और गणित का ज्ञान सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। चूंकि हम यहाँ गृह विज्ञान के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, गृह कार्य व्यवस्था के विषय संदर्भ में गणित को देख रहे हैं, तो एक गृहिणी के लिए गणित के ज्ञान के बिना एक अच्छी गृह कार्य व्यवस्था को सुनिश्चित करना असंभव है। यदि महिला को गणित की विभिन्न अवधारणाओं का मूलभूत ज्ञान नहीं है तो वो कभी भी एक अच्छी प्रबंधक, एक कुशल प्रबंधक नहीं हो सकती है। गृह कार्य व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हमें गणित के ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। हमें गृह व्यवस्था के किन क्षेत्रों में विशेष तौर पे गणित की आवश्यकता पड़ती है, हम इनको समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम गणित का या गृह गणित के अर्थ को समझ लेते हैं कि वास्तव में गृह गणित है क्या। बच्चों, गणित अंकों का विज्ञान है, यानी अंकों और संख्याओं के समन्वित ज्ञान को हम गणित कहते हैं। कुछ अंक होते हैं और उन अंकों से बनने वाली असंख्यों छोटी बड़ी संख्याएं होती हैं। इन गणित को हम मुख्यतः रेखा गणित, बीज गणित या अन्य और भी बहुत सारे भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनको जो है इस गणित को, इन अंकों और संख्याओं के जो समन्वित ज्ञान को, इसके कोऑर्डिनेटेड यानी इनके विभिन्न ऑपरेशंस को, यानी इनके ऐड को, सब्सट्रैक्ट को, इन्हीं संख्याओं को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, इन पर विभिन्न मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करना, इन सब को हम क्या कहते हैं, इनके इंटीग्रेटेड जो नॉलेज होती है या इनके समन्वित ज्ञान को या इसके संपूर्ण ज्ञान को हम गणित कहते हैं। और गृह गणित, जब गणित को हम गृह कार्यों या गृह व्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हम गृह प्रबंध को सुचारू रखने के लिए करते हैं, तब हम उसे गृह गणित कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि गृह गणित का अर्थ क्या होता है। आइए देख लेते हैं कि हमें गृह गणित की आवश्यकता क्यों है, यानी कि गृह विज्ञान विषय में आप गणित क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले घर के आय व्यय का लेखा जोखा रखने तथा बजट बनाने के लिए। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक अच्छी गृह कार्य व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए एक गृहिणी को बहुत प्रयास करना पड़ता है, और गृह कार्य व्यवस्था की जो नींव होती है, जो रीढ़ होती है, वो क्या होता है, वो होती है अर्थव्यवस्था। अर्थ यानी धन, और इस धन का सही प्रबंधन एक अच्छी अर्थव्यवस्था, एक अच्छी कार्य व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक होती है। और धन का प्रबंधन मतलब
आय और व्यय का लेखा जोखा। तो गृहिणी को आय और व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए और बजट बनाने के लिए, यानी कि घर के आय व्यय के बीच में संतुलन बनाने के लिए बजट बनाना पड़ता है। और इस बजट को बनाने के लिए उसको गणित का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिना गणित की मूलभूत अवधारणाओं को जाने हुए, यानी यदि उसे जोड़ घटाना गुणा भाग या इस तरह की अन्य और बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, तो वो कभी भी घर के आय व्यय का सही लेखा जोखा नहीं बना पाएगी, बजट नहीं बना पाएगी। इसके अलावा बजट में हम बचत का प्रावधान करते हैं और इस बचत को सही तरह से निवेशित करने के लिए भी हमें गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न संस्थाएं अलग अलग योजनाओं में धन पर अलग अलग ब्याज दरें देती हैं। ब्याज दर हम प्रतिशत में गणना करते हैं। तो यदि गृहिणी को, महिला को इनका ज्ञान नहीं है, गणित का मूलभूत ज्ञान नहीं है, तो फिर वो घर के आय व्यय का लेखा जोखा रखने में और बजट बनाने में सक्षम नहीं होगी। फिर बाजार से सामान खरीदने, भुगतान आदि करने के लिए हम अक्सर बाजार जाते हैं, सामान खरीदते हैं, दुकानदार हमें बिल देता है, उसको हम चेक करते हैं, जोड़ते हैं कि सही सामान का बिल सही है कि नहीं, उसने सही जोड़ा है कि नहीं। यदि हमें ये जोड़ना घटाना नहीं आएगा या गृहिणी को ये जोड़ना घटाना नहीं आएगा, तो या तो वो कम भुगतान करेगी और दुकानदार समझ जाएगा कि इन्होंने कम भुगतान किया, इनको जोड़ना नहीं आया, और वो उपहास की पात्र बनेगी। अगर वो जो है दुकानदार उसे कम पैसा लौटाएगा और अगर उसको महिला को जोड़ना नहीं आएगा, तो वह ठगी के शिकार हो सकती है। तो दोनों ही स्थिति में महिला को हानि होगी। तो बाजार से सामान खरीदने, भुगतान करने या विभिन्न डिस्काउंट सेल्स में जब आप जाते हैं, तो वहां पर सेल 50%, 25% यानी प्रतिशत में डिस्काउंट दिया होता है। तो प्रतिशत, मूल धन से कितना प्रतिशत हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इसकी गणना महिला तभी कर पाएगी जब उसे गणित का बेसिक ज्ञान होगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न घरेलू बिलों का भुगतान करने के लिए, इसके अतिरिक्त दूध वाले का भुगतान करने के लिए, सब्जी वाले से सब्जी खरीद के भुगतान करने के लिए, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इन सभी टैक्सेस को भुगतान करने के लिए महिला को गणित का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। बच्चों, इसके अतिरिक्त गृह व्यवस्था के और भी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे भोजन पकाते समय कौन सा खाद्य सामग्री किस अनुपात में डलेगी। आप खीर बनाने जा रहे हैं तो दूध कितने अनुपात में है, चीनी किस रेशो में है और चावल किस रेशो में है, यहाँ पे भी गणित की आवश्यकता है। यदि आप कपड़े सिलने जा रहे हैं तो शरीर का नाप लेने में, नाप के अनुसार वस्त्र को नापने में और काटने में भी गणित का उपयोग है। और यह गृह सज्जा, घर बनाने से लेके कि घर के अनुपात में खिड़की दरवाजे किस साइज के हो, सज्जा में, गृह सज्जा में कि कमरे की खिड़की के अनुपात में पर्दे किस लंबाई के हो, पेंटिंग किस दीवार के साइज के हिसाब से किस रेशियो में हो, लाइट किस एंगल से लगे कि ज्यादा कमरा आकर्षक लगे, बड़ा लगे। यानी कि हर छोटे बड़े क्षेत्र में, गृह व्यवस्था के हर छोटे बड़े क्षेत्र में गणित का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और यदि हमें गणित का यह मूलभूत ज्ञान नहीं है, तो फिर हम अपनी गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू नहीं रख सकते हैं, सुनिश्चित नहीं रख सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि हमें गृह गणित की ज्ञान की, यानी कि गणित के मूलभूत अवधारणाओं की ज्ञान की कितनी आवश्यकता होती है एक अच्छे गृह प्रबंध के लिए। तो आइए हम एक एक करके इन गणितीय अवधारणाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माप तौल की विभिन्न इकाइयां, क्योंकि हम दैनिक जीवन में इन इकाइयों का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। आइए पहले परिभाषा समझ लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान नियत किया गया है। राशियों को मापने के लिए नियत किए गए इस मान को ही हम मात्रक कहते हैं। बच्चों, इसको सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो आप दुकान में सामान खरीदने जाते हैं और कोई भी सामान मांगते हैं, तो आप दुकानदार को उस सामान का नाम बताते हैं। मान लो चीनी दे देते हैं भैया, और दुकानदार जब आपसे पूछता है कितनी चीनी, तो आप उसको एक मात्रा और एक मात्रक बताते हैं कि 5 किलो चीनी चाहिए, 4 किलो चीनी चाहिए, 250 ग्राम चीनी चाहिए। कपड़ा खरीदने जाते हैं तो 100 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए या 90 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए या 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा, माने कि आप एक मान बताते हैं और मात्रक बताते हैं, तभी सही नाप तौल के आपको दुकानदार सामान दे सकता है। तो हमें अपने गृह व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इन माप तौल की विभिन्न इकाइयों के ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। इन इकाइयों के ज्ञान के बिना हम सही माप तौल नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमने मीट्रिक पद्धति में जो है इकाइयां अपने ली हैं और उनको आधार माना है। लंबाई नापने की इकाई को हमने मीटर लिया है, सामान्य तौल की इकाई को हमने ग्राम कहा है और द्रव पदार्थों के तौल की इकाई को हमने लीटर में लिया है।
आइए इन इकाई को आधार मानकर इनसे छोटी और बड़ी इकाइयों के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लंबाई मापने की इकाई से बड़े व छोटे माप ले रहे हैं। लंबाई मापने की या दूरी मापने की इकाई को हमने आधार मीटर को माना है। मीटर से बड़ी इकाइयां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। मीटर से ऊपर डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर है, यानी ये मीटर से बड़ी इकाइयां हैं। यानी बड़ी डिस्टेंसेस को नापने के लिए, बड़ी लंबाइयों को नापने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को नापने के लिए, हम एक शहर से दूसरे शहर की दूरी को नापने के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। और मध्यम लंबाई या मध्यम जो है चीजों को नापने के लिए, लंबी चीजों को नापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कपड़ा आदि नापना होता है तो हम उसको मीटर स्केल से नापते हैं। और छोटी इकाइयां, मीटर से छोटी इकाइयां, इनको भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। मीटर से नीचे डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये मीटर से छोटी इकाइयां हैं। और कम दूरी या कम लंबाइयों को नापने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमें नक्शे में कोई दूरी दिखानी होती है, मैप में आप जब कोई दूरी दिखाते हैं तो आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर स्केल का प्रयोग करते हैं, या फिर कोई डायग्राम कॉपी में आप चित्र बनाते हैं तो भी सेंटीमीटर, मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप कील आदि नापते हैं तो आप मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि इन छोटी और बड़ी इकाइयों का आप विभिन्न दूरियों को नापने में या विभिन्न लंबाइयों को नापने में प्रयोग करते हैं। अच्छा बच्चों, हमको रोजमर्रा के जीवन में इन विभिन्न इकाइयों से हमारा आमना सामना होता है और उन्हें हमें एक दूसरे में परिवर्तित करने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हमको विभिन्न इकाइयों को, छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में, बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में परिवर्तित करना भी आना चाहिए। बहुत आसान है, यह मैं आपको समझाती हूँ। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। तो अब अगर हम 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं निकालना चाहें तो 10 गुणे 10 यानी कि 100। तो 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होंगे। और इसी तरह से अगर हम 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर और 1 डेकामीटर में 10 मीटर, यानी कि ये 3 इकाई दूर है। तो यानी कि हम 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1000 मीटर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है या 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ हम गुणा करके बड़ी राशियों को छोटी राशियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम छोटी राशि को भी बड़ी राशियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि 1 मीटर में 10 गुणे 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी आइए हम देख लेते हैं। जैसे हमने बड़ी इकाई से छोटी इकाई में कन्वर्ट करने के लिए, यानी बड़ी इकाइयों को छोटी इकाई में बदलने के लिए क्या किया, गुणा किया। यानी कि अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। उसी तरह से हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, हम 100 से भाग दे देंगे। और जब हम 100 से भाग देंगे, ये 2 जीरो हैं, 1/100, तो हम जब 100 से भाग दे देंगे तो हम को जो है हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसी तरह 1 मीटर में 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो चूंकि बड़ी राशि से हम छोटी राशि में आए तो हमने 1000 से गुणा किया। तो इसी तरह से हम जब छोटी राशि यानी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1000 से भाग दे देंगे। तो हम यहाँ पे 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं, यानी 0.001 मिली ये मीटर होते हैं। तो हम इस तरह से एक राशि को दूसरी राशि में और दूसरी जो छोटी राशि को बड़ी राशि में और बड़ी राशि को छोटी राशि में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों, ये कन्वर्जन हमको आना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि हमें राशियां विभिन्न मात्रकों के उसमें मिलती हैं, ये विभिन्न मात्रक, और हमें इन मात्रकों को अगर हमें एक दूसरे में कन्वर्ट करना नहीं आएगा तो हम सही मापतौल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से
हम अगले अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सामान्य तौल की इकाई के छोटे व बड़े तौल। भार की इकाई को हमने यहाँ पे, आधार इकाई को हमने ग्राम माना, और यहाँ पे ग्राम जो है वो आधार मानते हैं। तो ग्राम से बड़ी इकाइयों को हम क्या कहते हैं, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। और ग्राम से छोटी इकाइयां डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम होती हैं। ग्राम से बड़ी इकाइयां अधिक भारी सामान को तौलने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि ज्यादा अनाज है, राशन है, बड़े बड़े 40 किलो, 50 किलो, 80 किलो, 70 किलो। और ग्राम से छोटी जो राशियां होती हैं वो हल्के सामान को नापने में काम आती हैं। ग्राम मध्यम भार को नापने के लिए हम ग्राम, जैसे अगर हमें यहाँ चावल लेने जाना है तो हम क्या कहेंगे, 10 किलो चावल दे देना, जो है 40 किलो गेहूं, 50 किलो गेहूं। लेकिन अगर हमें मसाला लेने जाना होगा तो हम 100 ग्राम, 50 ग्राम, ग्राम इकाई का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से बहुत छोटे भारों को, हल्के भार को तौलने के लिए हम सेंटीग्राम या मिलीग्राम का प्रयोग करते हैं। विशेष तौर पे जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं जैसे सोना, चांदी आदि, वो ग्राम, सेंटीग्राम या मिलीग्राम में तौले जाते हैं। और बच्चों, इन राशियों को भी हम बड़ी आसानी के साथ एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे किलोग्राम को अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो फिर वही हम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 10 गुणे 10 और 10 1000 ग्राम होंगे। और अगर हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से भाग दे देंगे, तो हमारी राशि किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम अपनी अगली इकाई पर आते हैं, वो है द्रव पदार्थों की इकाई के बड़े व छोटे तौल। हम अपने द्रव पदार्थों को लीटर में तौलते हैं, यानी हमने लीटर को आधार माना है। लीटर से बड़ी इकाइयां डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर होती हैं। और लीटर से छोटी इकाइयां आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लीटर से नीचे डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। जब ज्यादा आयतन नापना होता है, ज्यादा वॉल्यूम का लिक्विड नापना होता है, तो हम किलोलीटर, डेकालीटर और हेक्टोलीटर का प्रयोग करते हैं। और मध्यम अगर वॉल्यूम हमें नापना होता है तो हम लीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, आपको पानी की बोतल चाहिए तो आप कहते हैं भैया 1 लीटर वाली बोतल दे देना, है ना। आप कहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने जा रहे होते हो तो 1 लीटर की देना, 1.5 लीटर को वाली बोतल देना, तो वहां पे आप लीटर का प्रयोग करते हो। इसी तरह से बहुत कम अमाउंट में जब हमको द्रव पदार्थ नापने होते हैं तो फिर हम सेंटीलीटर या मिलीलीटर का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपने अक्सर अपने चिकित्सक के ने जब आपको कभी आपके चिकित्सक जो है आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, आप बीमार होते हो, चिकित्सक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, आपको कफ सिरप या कुछ भी ऐसी दवाई जो लिक्विड में है लिखते हैं, तो आप देखते हो वो लिखते हैं 10 ml, 5 ml, माने कि बहुत छोटे अमाउंट को, बहुत छोटे आयतन को नापने के लिए हम मिलीलीटर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपने विभिन्न इकाइयों को, विभिन्न भौतिक पदार्थों को नापने के लिए विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करते हैं। छोटी इकाइयों का प्रयोग करते हैं, बड़ी इकाइयों का प्रयोग करते हैं। इन इकाइयों को भी आप बड़ी आसानी के साथ एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकती हैं। ये जो चार्ट है इसके माध्यम से बड़ी आसानी से ये एक इकाई से दूसरी इकाई में, बड़ी इकाई छोटी इकाई में और छोटी इकाई बड़ी इकाई में कन्वर्ट हो जाती है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा और 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर होंगे। 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं। इसी तरह से आपको जब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट करना है, तो आप उतनी ही संख्या से भाग दे दोगे और बहुत आसानी से वो कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका अभ्यास आप जरूर कर लीजिएगा। अब बच्चों, हम अपनी अगली अवधारणा में आ रहे हैं, जो है दशमलव या डेसिमल, जिसका प्रयोग हम अपने सामान्य जीवन में बहुत ज्यादा, गणनाएं करने में बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि कभी भी हमें पूर्णांक में संख्याएं मिलना बहुत कम होते हैं। हम पैसों की भी गणना करते हैं तो हम रुपए और पैसे, यानी इतने रुपए इतने पैसे, यानी दशमलव का प्रयोग करते हैं। तो दशमलव को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दशमलव या डेसिमल क्या है? आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे एक छोटा सा बिंदु देख रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दशमलव बिंदु या डेसिमल पॉइंट। दशमलव बिंदु गणितीय संख्याओं को लिखने का एक प्रतीक होता है। यह प्रायः दाशमिक संख्या पद्धति में प्रयुक्त होता है, यानी डेनरी सिस्टम। डेनरी सिस्टम के अंतर्गत हम
10 अंकों को मानते हैं। 0 से लेके 9 तक 10 अंक होते हैं और सारी गणनाएं उन्हीं अंकों पर आधारित होती हैं। दशमलव बिंदु संख्या के पूर्णांक भाग और अपूर्णांक भाग के बीच लगाया जाता है। यानी हम किसी भी संख्या में अगर दशमलव लगा देते हैं तो दशमलव के बाद संख्या 2 भागों में बढ़ जाती है। दशमलव बिंदु के ठीक बाईं तरफ को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, और दशमलव के ठीक दाईं तरफ की संख्या को हम क्या कहते हैं, भिन्न या फ्रैक्शंस। पूर्णांक को हम होल नंबर्स भी कहते हैं और भिन्नांक को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। जिस संख्या में दशमलव का प्रयोग किया जाता है उसे हम दशमलव संख्या कहते हैं। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि दशमलव बिंदु के ठीक बाईं की तरफ होल नंबर से है और दशमलव के ठीक दाईं तरफ क्या है, भिन्नांक या फ्रैक्शंस है। इनको कैसे पढ़ा जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूं। जब यहाँ पे लिखी संख्या को हमें पढ़ना होगा तो हम इसको पूर्णांक या होल नंबर वाले भाग को हम अंकों के स्थानीय मान के माध्यम से यानी कि 540 पढ़ेंगे और उसके बाद 0.24 यानी भिन्नांक को हम अलग अलग पढ़ेंगे। इसको हम 540.24 नहीं पढ़ेंगे, वो गलत होगा। 540.24 आपका आंसर गलत होगा। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 540.24 या 540.24 दशमलव संख्याओं को पढ़ने का सही तरीका होगा। इसी तरह से 675.45 पढ़ेंगे इसको, यानी कि 675.45 ना कि 675.45, वो गलत होगा। तो हमको दशमलव संख्याओं को पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। इसको हम पढ़ेंगे 303.243 ना कि 303.243। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि दशमलव क्या है और दशमलव संख्याओं को में क्यों महत्वपूर्ण है और दशमलव किस तरह से संख्याओं को उसके पूर्णांक और भिन्नांक में या होल नंबर्स और फ्रैक्शंस में चेंज कर देता है। आइए अब हम इनको और विस्तार से अंकों के स्थानीय मान के माध्यम से पढ़ते हैं कि अंकों का स्थानीय मान क्या होता है। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का एक स्थानीय मान होता है और प्रत्येक अंक उस संख्या में उस स्थानीय मान के माध्यम से ही जाना जाता है और अंकों का स्थानीय मान गणित में या संख्याओं में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, इस टेबल के माध्यम से मैं आपको अपनी बात समझाऊंगी। यहाँ हमने देख रहे हैं आप, इस टेबल में लिखा है दशमलव भाग, यानी हमने डेसिमल को अगर हम आधार मान ले तो मैंने अभी आपको बताया कि दशमलव के ठीक बाईं तरफ की संख्याओं को हम क्या मानते हैं, पूर्णांक या होल नंबर्स मानते हैं और दशमलव के ठीक दाईं तरफ की संख्याओं को हमने भिन्नांक या फ्रैक्शंस कहा। तो दशमलव के ठीक बाईं तरफ होल नंबर्स हैं और होल नंबर्स आपने पहले भी पढ़ा है, पूर्व के कक्षाओं में भी पढ़ा है कि दशमलव होल नंबर्स जो हैं वो उनकी प्लेस वैल्यूज वंस, टेंस, 100, 1000 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में होती है। उनके ठीक दशमलव के ठीक पहले वाला यानी कि दाई तरफ से बाईं तरफ हम बढ़ेंगे तो इकाई का मान 1 होता है, दहाई का मान 10 होता है, सैकड़ा 100 होता है और हजार गुणे 1000। अब इनके नीचे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। अब इनका स्थानीय मान बताने से पहले हम भिन्न की तरफ जाते हैं यानी फ्रैक्शंस की तरफ जाते हैं। दशमलव बिंदु के ठीक दाईं तरफ अंकों का स्थानीय मान 10वां भाग, 100वां भाग या 1000वां भाग यानी टेंथ्स, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स होता है। यानी इसका मान यहाँ पे क्या है, 1/10, 1/100 और 1/1000। अब इन मानों के आधार पर हम अगर किसी संख्या का या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें, जैसे कि एक नीचे एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसके माध्यम से मैं आपको बताती हूँ तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकाई के ठीक नीचे 8 लिखा हुआ है। चूंकि इकाई का मान 8 होता है, 1 होता है, तो इकाई का मान 1 होने की वजह से 8 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 8 गुणे 1 बराबर 8 और 4 का मान चूंकि 10 है तो 4 गुणे 10 बराबर 40। यहाँ 5 गुणे
100 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणे 100 बराबर 500, और ये 6 गुणे 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 6000। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 इकाई के स्थान पर है तो इसका मान 8 हो जाएगा, 4 दहाई के स्थान पर है तो इसका मान 40 हो जाएगा, 5 सैकड़ा यानी 100 के स्थान पे है तो इसका मान 500 हो जाएगा, और 6000 के स्थान पे है तो इसका मान 1000 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम फ्रैक्शन पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे 2 गुणे 1/10 यानी कि इसका जो मान है वो 10वां भाग है, तो 10वां भाग यानी 2 गुणे 1/10 यानी इसका मान हो गया 2/10 यानी 2/10। ये 4 गुणे 1/100 तो ये 4/100 हो गया, ये 1/1000 तो इसका हो गया ये 3/1000। तो अंकों का स्थानीय मान जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, इसको हम 6 ना पढ़ के 6000, 500, 5 की जगह 500, 4 की जगह 40 और 8 पढ़ेंगे, तो यानी 6540 और 8 कुल मिला के 6548 पढ़ेंगे। और ये इन अंकों को, दशमलव के बाद के अंकों को हम अलग अलग पढ़ते हैं तो हम इन्हें 2, 4 और 3 ही पढ़ेंगे। बच्चों, अंकों का स्थानीय मान का बहुत महत्व होता है। किसी भी संख्या, किसी भी गणितीय अवधारणाओं में बिना अंकों के स्थानीय मान की सही जानकारी के बिना हम जोड़ घटाना गुणा भाग सही नहीं कर सकते हैं, और उसका अगर हम करेंगे तो वो जो हमारा आंसर आएगा वो सही कभी भी नहीं आएगा। इसलिए अंकों के स्थानीय मान की जानकारी बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है, और अभी हम जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। अंकों और संख्याओं के सामान्य ज्ञान को हम गणित कहते हैं। गणित प्रत्येक गृहिणी के लिए आवश्यक है। बिना गणित के ज्ञान के गृहिणी एक अच्छी कार्य व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं कर सकती है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मान नियत होता है उसे हम मात्रक कहते हैं। तौल की मुख्य इकाइयां ग्राम और किलोग्राम है, जबकि लंबाई की मुख्य इकाइयां किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, और आयतन की मुख्य इकाइयां लीटर और मिलीलीटर होती हैं। और पूर्ण संख्या में अंक के साथ लगाए गए उस बिंदु को जो पूरी इकाई को उसके 10वें, 100वें या 1000वें भाग से अलग करता है उसे हम दशमलव बिंदु कहते हैं। गणित की मूलभूत अवधारणाओं में अंकों के स्थानीय मान का बहुत महत्व होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और किसी भी संख्या के हर एक अंक का एक अलग स्थानीय मान होता है जो उस संख्या में उस अंक के स्थान पर निश्चित होता है। तो बच्चों, आज का ये पाठ का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। अब जल्दी से आज गृह कार्य देख लीजिए। गृह व्यवस्था में गृह गणित का क्या महत्व है, हमारे देश में मापतौल की कौन सी पद्धति प्रचलित है, लंबाई मापने की इकाई क्या है, 15 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 5 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर और 3 डेकामीटर को मीटर में बदलिए। निम्नलिखित में से उस संख्या को चुनिए जिसमें हम 3 का स्थानीय मान दशांश यानी 10वां भाग और 4 का स्थानीय मान दहाई है यानी कि टेंस। ठीक है, तो ये गृह कार्य आपको आज पढ़ाए गए पाठ के भाग की मदद से करना है।